नमस्कार दोस्तों, मैं पारस चौधरी एग्ज़ाम भारत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार रिपीट हो रहे हैं या फिर इस कॉन्सेप्ट पर हमेशा बार बार एनटीपीसी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन एनटीपीसी में आए हैं। इसके साथ साथ हम कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे कि ये क्वेश्चन हम किस तरह से क्रैक कर सकते हैं। तो आइए देखिए, पहला सवाल था, ए किसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है, बी किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, सी किसी कार्य को 80 दिन में कर सकता है। यदि सभी ने कार्य साथ शुरू किया और ए ने कार्य समाप्त होने से 11 दिन पहले छोड़ दिया, बी ने कार्य 8 दिन पहले छोड़ दिया, तो बताइए कार्य कितने समय में पूरा हुआ। तो आइए देखते हैं। पहले हम इन सभी का एलसीएम लेंगे। इन सभी का एलसीएम आएगा 240। ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 4 और सी की क्षमता 3। इसमें हमें दिया है कि ए कार्य समाप्त होने से 11 दिन पहले छोड़ देता है और बी 8 दिन पहले छोड़ देता है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि हम क्यों ना हम ए को ही पूरे दिन काम करा दें, उन 11 दिन काम करा दें और बी को भी 11 दिन काम करा दें, लेकिन उससे क्या होगा, हमारा काम कुछ अधिक आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए ए 11 दिन और काम करे तो कितना काम करेगा, 66। अगर बी 8 दिन और काम करे तो कितना काम करेगा, 32। भाई ये तो काम पहले छोड़ रहे हैं, अब हमने इनसे अधिक कराया, इसका मतलब क्या हुआ, कार्य अधिक हो गया। अब अधिक करवाने से हमें क्या लाभ होगा कि हम जो है, हमारे पास इन तीनों की क्षमता है, हमारे पास इन तीनों की कार्य क्षमता है। भाई मैं कुल काम को इनकी कार्य क्षमता से भाग कर दूंगा तो मेरे पास आया कि मेरा कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं। 240 कार्य पहले था, 66 ए ने अधिक किया, 32 बी ने अधिक किया, तो अब कुल काम 338 हुआ। अब क्या है कि ए बी और सी अंत तक काम करेंगे। तो आइए देखते हैं ए बी और सी की क्षमता कितनी है। ए बी व सी की क्षमता कितनी है, 6 4 10 और 3 13। तो भाई 13 क्षमता है, 338 काम है, ये कुल कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, 26 दिन। तो हमारा इसका आंसर आएगा 26 दिन। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको अगर पहले छोड़ने वाला क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, उससे उतना ही काम अधिक करा लेंगे। तो उससे हमें क्या मिलेगा कि हम क्षमता से भाग करके सीधा उस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया था 60 स्क्वायर माइनस 54 स्क्वायर। तो भी देखिए किस फॉर्मेट में है। भाई मैंने माना 60 क्या है, ए, तो ए स्क्वायर, और मैंने 54 को मान लिया बी, ये है बी स्क्वायर। तो भी इसकी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो भी देखिए मेरे पास ए क्या है 60 और बी क्या है 54। भाई ए क्या है 60, बी क्या है 54। 60 में से 54 गए 6 और ये 6 5 11 114। तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 14 छिक्का 84 और 6। तो आपका इसका आंसर आएगा 684। अगला सवाल हमें दिया था कि 45 संख्या का औसत 150 है। एक संख्या गलती से 46 की जगह 91 लिख दी। तो सही औसत बताएं। मुझसे इसमें पूछा था सही औसत। भाई 45 संख्याओं का औसत 150 है, एक संख्या 46 की जगह 91 लिख दी। इसका मतलब क्या है, आपको लिखना था 46, आपने कुछ ज्यादा लिख दिया। इसका मतलब ये औसत जो है ये कुछ अधिक आया। तो भी सही औसत कैसा आएगा, भाई मुझे लिखना था 46 और मैंने लिखा है 91। तो भी 91 में से आप अगर 46 को घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा, 45। इसका मतलब क्या है, आपने 45 अधिक जोड़ दिया।
भाई आपने 45 अधिक जोड़ दिया और औसत आया आपका 150। इसका मतलब क्या है, मुझे 45 कहीं ना कहीं हटाना पड़ेगा। भाई संख्या कितनी है 45 और भी मुझे हटाना कितना है 45। इसका मतलब प्रत्येक संख्या में से कितना कम होगा 1, तो आपका औसत भी कितना कम हो जाएगा 150 माइनस 1, तो आपका औसत आ जाएगा 149। और आपका सही औसत होगा 149। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। दो ट्रेनें बेंगलोर से चेन्नई 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। यदि धीमी गति वाली ट्रेन 1 घंटा पहले यात्रा प्रारंभ करती है तो दूसरी ट्रेन द्वारा पहली ट्रेन को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो अभी मुझे क्या बताना है, ये ट्रेन मैंने मान लीजिए ये दो ट्रेन है ए और बी। ए ट्रेन क्या है 1 घंटा पहले चली गई, तो ए ट्रेन ने 1 घंटे में कितना सफर तय किया। भाई सफर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर दूरी गुणा समय। तो भी समय कितना है 1 घंटा और आपकी गति कितनी है 80, तो भाई आपकी दूरी कितनी आई 80, तो भाई आपकी दूरी कितनी आएगी 80 किलोमीटर। तो भाई 80 किलोमीटर तो ये आगे निकल गई। अब जो है दूसरी ट्रेन भी चालू हो गई, तो भाई ये तो 80 चल रही है और वो चल रही है आपकी 100 की गति से, तो क्या है गति में थोड़ा अंतर है। तो फिर ये 80 किलोमीटर को हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। रिलेटिव स्पीड क्या होती है भाई 100 में से 80, इसका मतलब क्या है प्रत्येक घंटे में 20 किलोमीटर अधिक चलेगी ट्रेन भी, तो प्रत्येक घंटे में 20 किलोमीटर अधिक चलेगी। इसका मतलब 80 किलोमीटर कितनी देर में तय कर देगी 4 घंटे। इसका मतलब क्या है वो ट्रेन 4 घंटे में दूसरी ट्रेन को पार कर देगी। भाई अगला क्वेश्चन दिया था थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन दिया था। ए प्लस बी प्लस सी कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं, बी प्लस सी प्लस डी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, ए प्लस सी प्लस डी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, डी प्लस ए प्लस बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। मुझसे पूछा था ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो भी इसमें देखिए पहले आपके लेंगे एलसीएम, तो भी मैंने इसका एलसीएम ले लिया 30। इसका मतलब क्या है ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता आई 6, बी प्लस सी प्लस डी की क्षमता आई 3, ए प्लस सी प्लस डी की क्षमता आई 2, डी प्लस ए प्लस बी की क्षमता आई 1। तो भी अब देखिए आप इन सभी को जोड़ेंगे, इन सभी की क्षमता कितनी है इतनी, तो भी जोड़ेंगे हम ए प्लस बी प्लस सी, अगला बी प्लस सी प्लस डी। भाई इनकी क्षमता कितनी है 6, 3, ए प्लस सी प्लस डी इसकी है 2 और भी डी प्लस ए प्लस बी इसकी क्षमता है 1। तो भी आप देखो जोड़ के ए कितने हैं 1, 2 और 3, 3 ए। भाई बी कितने हैं 1, 2 और 3, 3 बी प्लस सी कितने हैं 1, 2 और 3 सी प्लस डी कितने हैं 1, 2 और 3 डी। इसका मतलब क्या है इन सब की क्षमता कितनी है 6, 3, 9 तो 11 और 1 12। तो क्षमता कितनी आई 3 ए प्लस 3 बी प्लस 3 सी प्लस 3 डी की क्षमता 12 आई। अब मुझे चाहिए क्या भाई मुझे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की क्षमता मिल जाएगी तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो भी मैं क्या करूंगा इसमें से 3 कॉमन लेंगे, तो भी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इसकी क्षमता कितनी भाई ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की क्षमता आई 4। भाई इसे कार्य कितना करना है 30, क्षमता है इसकी 4, तो समय कितना लेगा 7.5 दिन। ये आपका आंसर होगा 7.5 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अगला सवाल हमें दिया था कि एक मूलधन 10,000 रुपये 2 वर्ष बाद 12,200 हो जाता है और 3 वर्ष बाद 13,300 हो जाता है। इसमें दर क्या दे रखी थी हमें साधारण ब्याज दर पर। तो मुझसे क्या पूछा था कि दर कितने प्रतिशत थी, तो भी साधारण ब्याज पर है। आपको पता है कि साधारण ब्याज में हर साल बराबर धन बढ़ता है। तो भी देखें 2 साल और 3 साल, भाई हमारे हिसाब से कितना 1 वर्ष,
तो भी एक वर्ष का ब्याज कितना आया भाई 10,000 से 12,200 हुए और अगले ही वर्ष 13,300 हो गए। इसका मतलब एक वर्ष में कितना साधारण ब्याज लगा भाई 1100 का लगा एक वर्ष में। तो भी आप देखेंगे ब्याज कितना लगा 1100 का। आपसे पूछी थी दर, भाई लगेगा किस पे 10,000 पे और गुणा 100, तो भी यहां से हम क्या निकाल देंगे दर। तो भी दर कितनी आएगी, तो भी मेरी दर आ जाएगी 11%। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था 8 की पावर 10, 9 की पावर 7, 7 की पावर 8। इसमें अभाज्य जो आपके प्राइम फैक्टर होते हैं उनकी संख्या कितनी होगी। ठीक है भाई, प्राइम फैक्टर की संख्या कितनी होगी। तो मैं इसमें क्या करूंगा, पहले से सिंपल फॉर्म में तोड़ लूंगा। भाई कैसे, भाई 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और इसकी पावर 10। भाई मैं 3 को भी लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 गुणा 7 और 7 को भी लिख सकता हूँ 7 की पावर 8। ये हम ऐसे ही रहने देंगे। तो भी एक बात सुनिए, अगर अंदर और बाहर पावर होंगी तो ये आपस में गुणा हो जाती है। तो 2 की पावर 30, भाई 3 की पावर 14 और 7 की पावर 8। तो भी मुझसे पूछा था अभाज्य फैक्टर इसके कितने होंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो भी देखिए आप 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य, 7 अभाज्य है। तो भी जितने भी अभाज्य हैं उनकी पावर को हमें सिर्फ जोड़ना है, यही आपका आंसर होगा। तो अभाज्य क्या क्या है, 2 भी, 3 भी और 7 भी, इन सभी की पावर को हम जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा 30 और 14 44 और 8 52, 52 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल हमसे करा था कि दो बराबर धन 11% और 14% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर दिए, तो भी आप बताइए। और 2 साल बाद इन पर ब्याज 2724 रुपये हो गया। भाई ब्याज जो है 2724 हो गया। आपसे पूछा था क्या, प्रिंसिपल या फिर मूलधन, क्योंकि मूलधन कितना था, बराबर धनराशि थी। इसका मतलब क्या है भाई 11% और 14%, भाई हम इन्हें जोड़ सकते हैं। भाई 11% और 14%, तो भी आपका कितना आएगा, भाई धनराशि तो हमारी बराबर है तो कितना 25% लगेगा एक साल में। भाई लगा कितने साल तक, 2 साल तक। तो भी 2 साल तक लगेगा तो कितना हो जाएगा 50%। भाई 50% जो ब्याज है वो कितना दे रखा है हमें 2724। और भाई हमारा जो है मूलधन कितना होगा 100%। तो भी ये 50% जब 2724 है तो 100% कितना होगा, तो 100% के लिए भी इधर भी 2 की गुणा उधर भी 2 की गुणा। तो मेरा सीधा आंसर क्या आ गया 5448 रुपये। तो ये आपका क्या आएगा पी या फिर मूलधन। तो आपका मूलधन आया 5448 रुपये। अगला सवाल हमसे पूछा था 432 की पावर 412 गुणा 499 की पावर 431। तो भी देखिए इसमें हमसे पूछा था इनका इकाई अंक क्या होगा, इन दोनों की गुणा का इकाई अंक क्या होगा। तो भी इकाई अंक के लिए हमें साइक्लिसिटी देखनी होती है। तो साइक्लिसिटी क्या है, हर 4 बार के बाद रिपीट करती है कोई भी चीज़। जैसे मान लीजिए 2 है, इसके पीछे 2 है, हमें इकाई अंक चाहिए तो हमें इकाई अंक में सिर्फ इकाई अंक देखेंगे दोनों का कि दोनों के इकाई अंक में क्या अंतर आएगा। अभी देखिए जैसे 2 है, ये 412 को हम भाग करेंगे किससे 4 से। तो भी हम 412 को 4 से भाग करेंगे, सीधा भाग हो गया। अगर ये भाग हो जाता है तो हम क्या करते हैं 2 की पावर 4 लिखेंगे, जो इसका इकाई अंक होगा वही 432 का इकाई अंक होगा। तो भी 2 की पावर 4 का इकाई अंक क्या होगा 6। अब हम अगले में चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा क्या पावर है 431, इसे मैंने 4 से भाग करा, ये भाग नहीं गई, इसमें क्या बचा 3 शेषफल बचा। इसका मतलब क्या है, मैं 9 की पावर 3 चढ़ाऊंगा, जो इसका इकाई अंक होगा वही 499 का इकाई अंक होगा। तो भी 9 की पावर 3 का इकाई अंक होगा 9 9 81 9 729। इसका मतलब इसका इकाई अंक आएगा 9। तो भी ये दोनों किसमें दे रखे हैं गुणा में, तो दोनों इकाई अंक की क्या हो जाएगी गुणा।
तो आपका इकाई अंक क्या आएगा, 9×54, मतलब आपका इकाई अंक आया 4। अगला सवाल वेन डायग्राम से आया था भाई। इसमें दे रखा था कि इंग्लिश बोलने वाले 55% है, सॉरी इंग्लिश पढ़ने वाले 55% है, मैथ पढ़ने वाले 35% है, मैथ प्लस इंग्लिश दोनों पढ़ने वाले 20% है, और कुछ ना पढ़ने वाले 1200 हैं। तो भी मुझसे पूछा था कुल कितने छात्र हैं, कुल कितने छात्र हैं, तो भी मुझसे पूछा था कुल कितने छात्र हैं। तो भी इसके लिए हमें वेन डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो भी इसमें क्या करेंगे, मेरे पास इंग्लिश और मैथ 2 सब्जेक्ट हैं, तो मैं इन दोनों के गोले बना लूंगा, लेकिन गोले हम काटते हुए बनाएंगे। काटने का मतलब क्या होता है कि ये इंग्लिश भी पढ़ेंगे और मैथ भी पढ़ेंगे। तो भी देखिए ये क्या है, इंग्लिश प्लस मैथ, इधर क्या रखेंगे हम, इंग्लिश वाले, और इधर रखेंगे मैथ वाले। तो भी देखिए मैथ प्लस इंग्लिश, सबसे पहले हम किसे भरेंगे, जो चीज़ दोनों में कॉमन होगी। तो भी कॉमन क्या होगी, जो चीज़ दोनों पढ़ रहे हैं। तो भी 20% तो दोनों पढ़ रहे हैं इंग्लिश और मैथ। भाई 55% पढ़ रहे हैं इंग्लिश, तो भी 20% ये भी तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं। इसका मतलब खाली इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं, 35%। और भाई ऐसे ही हम देखेंगे क्या, खाली मैथ पढ़ने वाले कितने हैं। भाई देखिए 35% कुल मैथ पढ़ रहे हैं, 20% इनमें भी तो मैथ वाले हैं। तो भी 35 में से 20 घटाए तो खाली मैथ वाले कितने हैं, 15%। तो भी हम यहाँ से देखेंगे कि जो लोग कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं वो कितने हैं। भाई इन सभी को जोड़ देंगे तो भी 35% प्लस 15% और प्लस 20%, तो भी ये कितने आए हमारे, 70%। इसका मतलब क्या है, 70% विद्यार्थी कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। तो जो कुछ नहीं पढ़ रहे वो कितने हैं, 30%। भाई 30% क्या है, जो कुछ नहीं पढ़ रहे, और हमारे सवाल में क्या दे रखा है, वो है 1200। तो 30% ही तो 1200 है। तो भी 1% कितने आए, 1200 बटे 30। तो भी हमारे कितने आए 1%, 40। तो भी मेरे 100%, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100%। तो भी जब 1% 40 है तो 100% कितना होगा, 4000। तो कुल विद्यार्थी थे 4000। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस सवाल दिया था हमें 100 और 200, 100 और 200 के बीच 12 से विभाजित होने वाली, 12 से विभाजित या डिविजिबल होने वाली कुल कितनी संख्याएं थी, कितनी संख्या थी। तो 12 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या थी, 100-200 के बीच में। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, आप 12 से 100 को भाग करें, 12 अट्ठे 96, और फिर 12 से ही 200 को भाग करें। तो 12 एकम 12 80, 12 छिक्का 72। तो भी आपका क्या आया भाई, 16 बार तो 200 में जाएगा, फिर कुछ बचेगा, लेकिन क्या है, हमें चाहिए इनके बीच में आने वाली। तो इनके बीच में आने वाली कितनी होंगी, 12 गुणा 16 इनके बीच में आएगा। ये कितना आएगा, 192, और ये क्या बचेगा, 96। तो इसका मतलब 8 तो पहले रह गए, कुल 16 है। भाई 12 से हम 200 तक देखेंगे तो 16 है, 8 है जो 100 से पहले है। इसका मतलब क्या बचा, इनके बीच में कितने रहे, इन 16 में से उन 8 को घटा दो जो 100 से पहले है। तो कितना आंसर आया आपका, 8। तो 8 ऐसे हैं जो 100 और 200 के बीच है। अगला सवाल आपसे पूछा था कि एक त्रिभुज दिया था ए बी और सी, इसके मिड पॉइंट दिए थे आपको। ए बी का मिड पॉइंट था डी, बी सी का मिड पॉइंट था ई, और ए सी का मिड पॉइंट था एफ। अब आपसे पूछा था कि डी एफ एक त्रिभुज बनेगा, इसका एरिया, इसका जो क्षेत्रफल है वो ए बी सी के कितना प्रतिशत है। तो भी हम देखेंगे, ये जब आपको मिड पॉइंट देगा तो एक चीज ध्यान रखनी है, मिड पॉइंट के बाद जो त्रिभुज बनता है ये बड़े वाले त्रिभुज को 4 बराबर हिस्सों में बांटता है, जैसे 1 1 1 1। तो भी अगर डी एफ का एरिया कितना है 1,
तो भी चारों का पूरे का एरिया कितना होगा, 1 2 3 4। तो भी डी एफ का तो होगा 1 और पूरे एबीसी का कितना होगा, 1 2 3 4। तो भी 1 4 का कितने प्रतिशत है भाई, जब हमें प्रतिशत चाहिए तो क्या करनी होती है, गुणा 100। तो भी कितने प्रतिशत है, 25%। तो भी कितना आएगा, 25%। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी मिड पॉइंट से एक ट्राइंगल बनेगा तो 4 बराबर हिस्सों में बांटेगा, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा था x³ + y³ बराबर 35 है, x + y बराबर 5 है, x की पावर 4 + y की पावर 4, ये आपसे पूछा था। तो भी देखें इसके दो तरीके हैं, एक तो होता है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब मैं कुछ ऐसी वैल्यू मान लूँ जो मेरी दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करे और मैं उस वैल्यू को तीसरी में रख के आंसर निकाल लूंगा। तो भी मैं क्या मान लूँ कि दो संख्या जुड़ के 5 आए, भाई 3 2 मान लें कि भाई x को 3 मान लिया, y को मान लिया 2। अब हमने मान तो लिया, लेकिन ये मानी जो है वो दूसरे में सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो भी क्या देखेंगे, x³ + y³, भाई कितना है, 35 है। तो हम अपनी तरफ से देखें क्या, x³ 3 3 होती है 27 और y³, 2 दूनी 4 दूनी 8, भाई क्या ये 35 है। तो इसका मतलब क्या, हमारी वैल्यू सही है। तो भाई हम इसमें क्या डायरेक्ट हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो x की जगह मैं क्या रखूंगा, 3 की पावर 4 + 2 की पावर 4, ये आपका सही आंसर होगा। 3 की पावर 4 होता है 81, 2 की पावर 4 होता है 16, तो आपका सही आंसर आएगा 97। इसका एक दूसरा तरीका भी है, लेकिन वो थोड़ा लंबा मेथड है, चलिए उसे भी करा देते हैं। भाई देखिए क्या दे रखा है, x + y बराबर 5 और आपको दूसरी चीज दी है x³ + y³ बराबर 35। तो भाई देखिए x + y दिया किस में है भाई आपको, ये क्यूब में। तो a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab a + b, आपका ये होता है। तो भी इसमें देखेंगे हम, और इसका एक और फॉर्मूला है, इसका एक और फॉर्मूला होता है x³ + y³ बराबर x + y x² + y² - xy, ठीक है। एक ये फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे भी हमें x³ + y³ कितना दे रखा है, 35, और x + y कितना है आपका 5, और ब्रैकेट में क्या बचा, x² + y² - xy। तो भी देखेंगे हमारा कितना आएगा, x³ + y³ बराबर भाई कितना आएगा हमारा, x² + y² - xy बराबर कितना आएगा, 7। भाई ये स्क्वायर में दे रखी है और हमारे पास क्या है, x + y है। तो एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है, x + y का होल स्क्वायर निकालने, क्या आएगा, x² + y² + 2xy। तो भी इसमें देखेंगे हम वैल्यू रखेंगे, x + y कितना है, 5 5 पंजे 25, और सामने क्या आएगा आपका x² + y² + 2xy। तो आपका ये आया 25, x² + y² - xy बराबर आया 7। तो भी यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकालना है, x² + y² की वैल्यू आप निकालना, कितनी आएगी, 7 + xy, 7 + xy, इसे हम यहाँ पे रख देंगे। तो कितनी आएगी, 7 + xy और + 2xy। हमने ये वैल्यू जब इधर रखी तो आपको 25 में 7 घटेगा, कितना आएगा, 18, और ये कितना आएगा, 3xy। तो आपका xy कितना आ गया, 3 छंग 18। तो आपका xy आया आपका 6। अब हमसे पूछा गया था x की पावर 4 और प्लस y की पावर 4, ये आपसे पूछा था। तो भी मेरे पास सारी वैल्यू है, तो भी मैं क्या करूं, पहले तो एक बार x² + y² की वैल्यू और निकालेंगे यहाँ से। तो कितनी आएगी भाई मेरी, अगर xy 6 है तो x² + y² कितना जाएगा, 13 भाई, 7 और 6 13। तो भी x² + y² का अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा, x की पावर 4 + y की पावर 4 + 2x² + y²। तो ये फॉर्मूला बनेगा हमारा। भाई मेरे पास x² + y² है, कितना आएगा, 13 13 169। भाई मुझे चाहिए क्या, x की पावर 4 + y की पावर 4, और प्लस मुझे क्या दे रखा है, xy मेरे पास है 6, तो xy का स्क्वायर कितना आएगा, 6 6 36, तो 2 × 36। तो भी मैं अगर इसमें से 72 घटा दूंगा भाई इस 169 में से,
अगर मैं 36 दूनी 72 घटा दूंगा तो मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 की। तो भी मैंने इसमें से 72 घटाया, मेरा आंसर क्या है 97। तो एक ये मेथड है और बाकी आपने देख लिया हिट एंड ट्रायल मेथड, तो काफ़ी अच्छा मेथड है। बाकी जिससे ना हो वो बेसिक से कर सकता है। अगला सवाल देखेंगे, इसमें पूछा था 19 के फैक्टोरियल में 100वें स्थान पर कौन सा अंक आएगा। 100वें स्थान पर पूछा था। यहाँ पर आपको लगेगा नंबर ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट। भाई हम देखेंगे कि 19 के फैक्टोरियल में जीरो कितने आएंगे, तो भी 19 के फैक्टोरियल में कितने जीरो आएंगे, तो भी 19 गुणा 18 गुणा 17, ये इस तरह से लिखा होता है फैक्टोरियल। आगे चलते चलते गुणा 1 तक जाता है ये, तो भी ये क्या है, इसका मतलब लगातार इनकी गुणा हो रही है। तो भी इसमें क्या करेंगे, 19 को आप 5 से भाग करो। भाई 5 से भाग क्यों करते हैं, इसके पीछे काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो वो जो है आपने शायद आपको आता होगा, मैं मान के चलता हूँ कि नंबर ऑफ जीरोस निकालना। नहीं आता तो आप क्लास देख सकते हैं कोई ना कोई। तो 5, भाई 5 से मैं 19 को भाग करूंगा तो 5 दिया 15, इसका मतलब इसके बाद में कितने जीरो आएंगे, 3। अब मुझसे पूछा था क्या कि 100वें स्थान पर कौन सा अंक होगा। भाई आप एक बार बताओ, लास्ट में 3 जीरो तो आने ही है। भाई इकाई स्थान, दहाई स्थान और 100वां स्थान, इसका मतलब 100वें स्थान पे क्या आएगा, जीरो। तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है, तो जीरो है।